तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, क्रिएट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद फेल ओवर। क्रिएट क्लाउड इंफ्रा विद फेल ओवर। फेल ओवर्स का मतलब है कि एट एनी कॉस्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल है कि आज आपका ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है और अगर ऑनलाइन एग्जाम्स बीच में रुक जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। क्लियर द पॉइंट। इसी तरीके से यहां पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि एट एनी कॉस्ट किसी भी कंडीशंस में हमारा इंफ्रा डाउन नहीं होना चाहिए। अब इंफ्रा डाउन होने के रीजंस क्या है? पहला पॉइंट, सर्वर। इस सर्वर की कैपेसिटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हमारे एरियाज में भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं। हर ट्रांसफार्मर्स की एक कैपेसिटी होती है कि 20,000 वाट को सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन अगर लोगों ने अपने घर में चार चार पांच पांच एसी वगैरह लगा दिए और रात को सारा लोड एक साथ आ गया ट्रांसफार्मर में, तो उस केस में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर तभी ब्लास्ट होगा या वायरिंग तभी आपकी जलेगी जब ओवरलोड होगा। अब उसको सोल्यूशन करने का क्या है कि कंपनीज वायरिंग्स की कैपेसिटीज को इंक्रीज करे, या कंपनी क्या करे, अगर एग्जिस्टिंग वायर है तो उसके साथ साथ पैरेलली एक वायर और डाल दे और वहां पे लोड को क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि आधा लोड वायर वन पे जाएगा और आधा लोड वायर टू पे जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, या तो ट्रांसफार्मर को इंक्रीज कर दे या पैरेलली एक और ट्रांसफार्मर लगा दे और डिवाइड कर दे कि भाई ये 200 घर की लाइट इस वाले ट्रांसफार्मर से और ये 200 घर की लाइट्स इस वाले ट्रांसफर से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पे सेम है कि अगर इस सर्वर की कैपेसिटी है तो सर्वर फेल्ड होने का पहला रीजन क्या है, लोड। कि अगर मेरे सर्वर्स पे लोड आया तो ये फेल हो सकता है। अब लोड को लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो लोड को मैनेज करने के लिए वी आर यूजिंग द लोड बैलेंसर। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है लोड को बैलेंस करने का। लोड बैलेंसर का मतलब क्या है कि अब हमें एक ही सर्विस मल्टीपल जगह से लेनी पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इस समय जो हर कंट्रीज की सिचुएशंस हो रही है कि हार्मुज बंद होने की वजह से वहां से तेल की सप्लाई नहीं आ रही है। सब इंडियन गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, अलग अलग कंट्रीज से क्या कर रही है, तेल को मंगा रही है। कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, कि हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सके। क्योंकि अगर अलग लोकेशन से भी अगर हमें नहीं मिलेगा तो होगा क्या, कंडीशंस खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगे। सेम है तो आप लोगों के घर में भी आप क्या करते हैं लोडिंग के लिए, कि आप क्या करते हैं अगर किसी के घर में 2 मीटर्स लग रहे हैं या 3 इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स ले रखे हैं, तो वो क्या करते हैं और उनपे कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री है। तो अब क्या करोगे, आप तीनों अपने घर का जो लोड है तीनों मीटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। क्योंकि अगर आपने एक ही मीटर से सारा लोड दे दिया तो उसकी 200 यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपका चार्जेस लगेंगे। तो आप क्या कहोगे, 600 यूनिट हमारे पास है, तो एक काम करो, किचन का लोड यूनिट वन पे डाल दो, बेडरूम का सेकंड मीटर पे डाल दो, ड्राइंग रूम का एक और पे। एटलीस्ट किचन में इतनी लाइट नहीं जलती है तो किचन का बिल तो हमारा आएगा ही नहीं। ड्राइंग रूम का भी 200 यूनिट से ज्यादा नहीं होता है तो ड्राइंग रूम का भी बिल नहीं आएगा। बट बेडरूम से पूरे दिन एसी चलता है, रात में चलता है, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं तो वहां का बिल आ सकता है। तो कोई नहीं, एक चीज का 200 यूनिट का बिल आएगा भी तो वो हम पे कर देंगे। तो कहीं ना कि आपने क्या करा, मल्टीपल रिसोर्सेज लेके अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा कंडीशन हमारे पास आती है फेल ओवर। यार ये क्यों, हर कोई यूज करता है, जितनी भी वेब एप्लीकेशन चलती हैं, ब्राउजर के थ्रू आप कोई भी चीज एक्सेस करते हैं, वो सब लोड बैलेंसर के थ्रू ही चलती है। दूसरे पास हमारे पास आता है फेल ओवर है। अब फेल ओवर का कॉन्सेप्ट क्या है? फेल ओवर का मतलब है चलते चलते कोई चीज खराब हो जाना, उसको तो हम बोलते हैं फेल ओवर। अब फेल ओवर का मतलब है कि ट्रांसफार्मर चल रहा है बट एकदम से ब्लास्ट हो गया। अब लोड ज्यादा बढ़ गया तो भी ब्लास्ट हो सकता है, या किसी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी चीज खराब हो सकती है। दोनों ऑप्शंस है ना, कि भाई आपका मोबाइल गिर गया तो टूट गया, या इंटरनल कोई प्रॉब्लम आ गई, वो हैंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो एक्स वाई जेड फेलियर्स के बहुत सारे कंडीशंस हमारे पास होते हैं। अब फेलियर में क्या होगा, फेलियर के अंदर जो हमारी कंडीशंस आएंगी, एक मिनट गाइस,
गाइस गिव मी मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आता है फेल ओवर, तो फेल ओवर को बेसिकली कंट्रोल करा जाता है यहाँ पे स्केलिंग के जरिए, जिसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। अब ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑटो स्केलिंग दो चीजों में होती है कि लाइक व्हेन द लोड इज इंक्रीज। अगर हमारे पास एक सर्वर है और लोड इंक्रीज हो रहा है, तो हमने इस सर्वर पे अपनी कुछ कंडीशंस एग्जीक्यूट कर दे, द व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%। कि अगर इस सर्वर का, क्योंकि क्रैश कब होगा, जब वो 100% पूरा का पूरा यूज होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके अलावा भी लोड आ रहा है, यानी कि ओवर बर्डन हो रहा है। बट हमने पहले यहाँ पे क्या 20% का गैप अप ले लिया है। क्लियर। बट हमने बोला कि हमारी पॉलिसीज 80% पर एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, वो 100% तक सर्वर जाना ही नहीं चाहिए। कि अगर सर्वर्स का यूटिलाइजेशन 80% से ऊपर होता है, तो यहाँ पर वो एक और सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हैं। इन दोनों का अगर 80% यूज होता है तो इट्स ऐड अ वन मोर सर्वर। तो यहाँ पे वो क्या है, लोड बढ़ता जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्वर्स मेरे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते हुए चले आएंगे। व्हेन द लोड इज डिक्रीज, मैं कहता हूँ कि लोड हमारा 1 घंटे के लिए आया था, 1 घंटे में 10 लाख की जगह बिग बिलियन डे चला है, वो 1 करोड़ एकदम से लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, 1 या 2 घंटे के बाद वो लोड दोबारा से नॉर्मल आया, सो द ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस, वो अपने आप इन सर्वर्स को क्लोज भी करे। क्योंकि क्लाउड जो है इट्स इन पे एज यू गो सर्विस, ये हमारी पे एज यू गो सर्विस है। सो पे एज यू गो सर्विस के अंदर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जितना टाइम आपके सर्वर्स ऑन रहेंगे उतने टाइम्स के आपके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। सो अगर लोड इंक्रीज हो गया, 100 सर्वर्स बन गया, अगर वो डिक्रीज हो गया और सर्वर्स बंद नहीं हुए, तो मेरा तो बिलिंग बनता रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहां पर हम सेकेंडली देते हैं लोड के बाद डिजायर कैपेसिटी। डिजायर कैपेसिटी का मतलब है कि मैंने कहा कि अगर मैंने यहां पर एक ग्रुप क्रिएट करा है, ग्रुप ऑफ सर्वर्स, और मैं चाहता हूं कि ऑलवेज इस ग्रुप के अंदर 2 सर्वर्स एक्टिव होने चाहिए। डिजायर कैपेसिटी का मतलब है मिनिमम।
गॉट इट, यानी कि ऑलवेज इतने बंदे यहां पर एक्टिव होने चाहिए। तो फेल ओवर क्या करता है, इस डिजायर कैपेसिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है। क्या काम करता है, वो कहता है कि भाई अगर कोई भी सर्वर किसी भी रीजन से, अब लोड की बात नहीं हो रहा है, एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से क्रैश हो जाता है, क्रैश का मतलब है टर्मिनेट हो जाता है या डिलीट हो जाता है, एक्स वाई जेड। सो अब जैसे ये हुआ, तो हमने कंडीशन दी हुई थी कि मिनिमम 2, यानी डिजायर कैपेसिटी का मतलब होता है कि इस चीज को मेंटेन करने का काम आपका है। कि अगर इस रूम में मैंने बोला कि ऑलवेज 2 स्टूडेंट्स रहने चाहिए, तो भाई बाहर कोई भी गया है तो इमीडिएटली विद इन अ मिनट दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे आ जाना चाहिए, बट 2 ऑलवेज प्रेजेंट होने चाहिए। इसका रीजन है कि अगर मेरा एक सर्वर क्रैश हुआ, तो सर्वर क्रैश होते ही जो लोड आ रहा है वो दूसरे सर्वर पे आ जाएगा। यस या नो? दूसरे सर्वर्स पे हमने यहाँ पे 20% की वो ले रखा है मार्जिन, कि जब तक 20% ये सर्वर लोड मैनेज करेगा, जब तक यहाँ पे इमीडिएटली एक और सर्वर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अब क्या होगा, जैसे ही दूसरा सर्वर अपने आप आएगा, तो फिर से लोड बैलेंसर क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से अगर मेरा सर्वर क्रैश होता है, तो उस केस में भी मेरा नया सर्वर वो बना दे, उस डिजायर कैपेसिटी को मेंटेन करे। तो यानी कि ऑलवेज कितने एक्टिव रहने चाहिए, प्लस कितने एडिशनल एड ऑन हो अगर हमारा लोड इंक्रीज होता है। सेकंड, अगर आप जब भी लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग करते हैं, ये दोनों सर्विस अब हम एक साथ करेंगे, कल मैंने सिर्फ आपको लोड बैलेंसर बताया था। जब भी हम इन दोनों चीजों को एक साथ करते हैं, तो यहाँ पे वीपीसी का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि वीपीसी के अंदर आपके पास आईपी पूल होना चाहिए, यानी कि आपके पास आईपीस का पूल होना चाहिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 100 सर्वर्स का बैकअप लेके चल रहे हैं, तो वो हंड्रेड्स की 200 आईपीस आपके वीपीसी में भी फ्री होने चाहिए। क्योंकि अगर आईपी नहीं होंगे तो सर्वर लॉन्च नहीं होगा, सर्वर लॉन्च नहीं होगा तो सिंपल सा है कि आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। तो यहां पर है कि भाई अगर लोड ज्यादा आ रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सर्वर फेल हो रहे हैं या लोड इंक्रीज होता है तो सर्वर सारे के सारे बन जाए। अब अगर कोई सर्वर, आज आप क्या करें, गूगल की वेबसाइट इस सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली क्या होता है, ये सर्वर क्रैश हो गया, तो आपने तो www.google.com ही सर्च करा है, वो क्या करेगा, लोड बैलेंसर दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा जो आपको पता नहीं चलेगी। उस केस में दोनों के दोनों सर्वर्स मिरर कॉपी होने चाहिए। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कस्टम एएमआई, जो हमें मिररिंग प्रोवाइड कराता है। क्लियर था पहला पॉइंट, कि कस्टम एएमआई के थ्रू अगर मैं 100 200 500 1000 सर्वर्स बनाने, कस्टम एएमआई। दूसरा, अब जो भी सर्वर्स बनेगा वो इसकी मिरर कॉपी होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई रैम कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल से, पहले सर्वर की रैम अगर 32 GB है तो दूसरे सर्वर की भी 32 GB ही होनी चाहिए, क्योंकि इक्वली होनी चाहिए। अगर आप कम ज्यादा कर देंगे तो होगा क्या, उसकी वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। कि कहते हैं 32, कहते हैं कि अगर 10 लीटर में आपकी जो गाड़ी है वो 100 किलोमीटर चलेगी, पर आपने क्या करा, 4 लीटर ही पेट्रोल डलवाया, तो फिर वो 100 किलोमीटर नहीं जाएगी, बट हमारे रिकॉर्ड में क्या है, 100 किलोमीटर चलेगी है। यस है नो? बट किसी ने क्या करा, पेट्रोल ही नहीं डलवाया 10 लीटर, और हमें अपडेट भी नहीं करा, तो उस केस में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जो 40 किलोमीटर लेगी, अगर उसका 80% हम काउंट करेंगे, तो उसके हिसाब से तो वो अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर ही बंद हो जाएगी। स्केलिंग क्या करेगा, 30 किलोमीटर पर ही स्केलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर ये एक क्या होगा, चैलेंज बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या है कि उसके लिए वी आर यूजिंग द लॉन्च टेम्पलेट्स। लॉन्च टेम्पलेट, तो लॉन्च टेम्पलेट्स हमने कल भी बताया था कि लॉन्च टेम्पलेट्स के अंदर वी हैव डिसाइडेड कि हमारा कौन सी एमआई यूज होगी, कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप कनेक्ट होगा, क्या कीपेयर होगा, क्या सबनेट्स होगा। तो वो सारी की सारी चीजें हम लॉन्च टेम्पलेट्स के अंदर अपनी एग्जीक्यूट करते हैं। कि कोई भी सर्वर से, तो लॉन्च टेम्पलेट से क्या है कि अगर हम कस्टम एआई में जाते हैं तो हमें नेटवर्क वगैरह सारी चीजें बार बार कनेक्ट करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पर हमने पहले से ही, अगर हमें स्केलिंग के लिए बना रहे हैं, तो हमने सारी चीजें पहले लॉन्च टेम्पलेट्स में बता दी कि दिस इज फॉर स्केलिंग वीएम। तो स्केलिंग वीएम्स की हमने लॉन्च टेम्पलेट बना दिया कि अगर फेलियर होता है तो इस डेडिकेटेड लोकेशन से वो चीज हमारी एग्जीक्यूट हो। अब दूसरा है कि यहाँ पे 100 सर्वर्स हैं, अब सारे के सारे सर्वर्स पे एक वेब एप्लीकेशन चल रही है। अब अभी तक आप क्या कर रहे थे कि हर सर्वर का एक डेडिकेटेड आईपी आ रहा था। अब हम हर किसी को आईपी तो बांटेंगे नहीं, तो हमने कहा कि भाई हमारी तो रिक्वेस्ट नाम से एक्सेस करो आप। वो नेम टू आईपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट
हो जाएगी। तो उस केस में भी आप यूजिंग रूट 53। अब सर्वर्स बनाने से यू नीड अ वीपीसी, परमिशन देनी है तो सिक्योरिटी ग्रुप, अलर्ट लेने की कोई भी चीज फेलियर है तो एसएनएस सर्विस, लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लोड बैलेंसर्स, आपको लाइक फेल ओवर देना है तो यू आर यूजिंग द ऑटो स्केलिंग। तो आज हम ये सारी की सारी चीजें एक साथ यूज करने वाले हैं। तो कल के लैब में मैं कस्टम एमआई, लॉन्च टेम्पलेट, रूट 53, वीपीसी, सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर कर चुका हूं। आज की लैब में हम एसएनएस और ऑटो स्केलिंग और एक चीज एड ऑन कर रहे हैं। सो हाउ टू एग्जीक्यूट द क्रिएट अ क्लाउड इन्फो विद फेल ओवर्स। सो जब भी आप फेल ओवर्स बनाते हैं तो पहली बात तो ये मल्टी जोन होना चाहिए। आप कहते हैं कि क्या ऑलवेज मल्टी जोन होना जरूरी है? तो कहते अगर कोई कंपनी स्टार्टअप है, उसका भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो आप सिंगल जोन बना सकते हो। मल्टी जोन होता है ऑलवेज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक फ्लिपकार्ट से ऐसी। अब आपका स्टार्टअप ही है तो आप अभी से क्यों इतनी पंपिंग कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। कि अभी आपको नीड नहीं है इन्वर्टर की, बट आपने इन्वर्टर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। गॉट इट? तो जिस चीज की अभी नीड नहीं है आप उसको पहले से लेके रख लेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट प्लस उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको क्या करनी पड़ रही है, मेंटेन करनी पड़ रही है, और डे बाई डे उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो नाउ कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी क्लाउड पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्लाउड पे जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसकी नीड क्या है, कितने टाइम पीरियड्स के लिए, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो लाइक सिंपल सा है कि अब हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। सो लाइक सिंपली आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड पोर्टल। सबसे पहले वी क्रिएट आ कि मुझे अगर कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है तो वेब एप्लीकेशन में चाहता हूँ मुझे 100 सर्वर्स लगाने हैं। तो नाउ वी हैव क्रिएट अ वन कस्टम एएमआई। तो मेरे पास यहाँ पे एक कस्टम एएमआई बनी हुई है। कैसे बन जाते हैं प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे मैं चाहता हूँ कि सारे सर्वर्स मिरर कॉपी बने एक दूसरे की। सो आई एम जस्ट क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे मेरे दो लॉन्च टेम्पलेट्स बने हैं ना, हम क्रिएट अ वन मोर लॉन्च टेम्पलेट्स, और इस बार मैं दूसरे तरीके से लॉन्च टेम्पलेट्स बनाऊंगा क्योंकि मुझे मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर है। लास्ट टाइम जब प्रीवियस वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में मैंने लॉन्च टेम्पलेट्स क्रिएट करा था तो मैंने डेडिकेटेड जोन के लिए ही बनाया था वो। पर अब क्या है, मैं स्केलिंग कि अगर फेल हो रहा है तो अब मुझे नहीं पता ना कि मेरे जोन ए का सर्वर फेल होगा, जोन बी का सर्वर फेल होगा। ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। यस है नो? कि कहते हैं भाई अगर किसी के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी, कैसे आएगी, ये चीज नहीं है। बट अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे क्या करना है, तो मुझे तो ये है ना कि ब्लॉक ए में प्रॉब्लम आए या ब्लॉक बी में आए तो मुझे तो दोनों के लिए बैकअप प्लान करना पड़ेगा। यस है नो? क्योंकि मैंने एक जोन ए के लिए प्लान कर दिया और प्रॉब्लम जोन बी में आ गई तो जोन बी के लिए प्लान ही नहीं करा। तो इस केस में नाउ आई क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट्स। और लॉन्च टेम्पलेट में सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक SCALLING स्केलिंग वीएम टेम्पलेट्स। देन सबसे पूछे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए यहाँ पे, यानी कि एएमआई। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे तो अपनी वाली एएमआई यहाँ पर चाहिए, माई एएमआई जो हमने बना के रखी हुई। तो इस पर आपने पहले से ही अपना जावा इंस्टॉल करके जावा की वेबसाइट वगैरह सारी चीजें कनेक्ट करी होगी। दूसरी चीज की कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो डेटा है वो कभी भी सर्वर पे नहीं जाता है। सर्वर पे रिक्वेस्ट होती है, वहां से बैकएंड पे जाता है। तो ये जो फ्रंट एंड और बैक एंड है ना, ये दो पैनल्स को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। जो फ्रंट एंड होता है वो हमारे सर्वर पे रहता है, और बैक एंड डेटाबेस होता है, और स्टोरेज होता है वो किसी अदर लोकेशन पे होता है। तो जब भी अटैक आता है, तो ये जो वेबसाइट का पैनल है ये फ्रंट एंड है। तो जो भी अटैक्स आएगा वो फ्रंट एंड पे आएगा। अब वो फ्रंट एंड से क्या करेगा, हमारे घर के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेगा। तो जब वो अगर उसने सर्वर पे एंट्री ले भी ली तो वहां पे तो डेटा है ही नहीं ना मेरा। फिर वो सोचेगा यार डेटा किस लोकेशन पे और वहां पे कैसे जाया जाए। अब हमें अटैक पता लग गया तो हम उस चीज को पहले ही रोकेंगे, हम आगे तक क्यों बढ़ने दें। तो सिंपल सा है ना कि आपके घर में ड्राइंग रूम तक तो कोई आ गया, लेकिन अंदर जाने के लिए उसे फिर और चीजें खोलनी पड़ेंगी, और कहाँ से क्या रास्ता है, क्या चीजें हैं। सो फ्रंट एंड तक आना बहुत आसान है,
लेकिन बैकएंड तक पहुंचना, वो इंटरनली हमने कितनी फायरवॉल्स लेयर्स लगा रखी हैं इंटरनली, कि अब आप कहते हो कि भैया जहां आपने, जैसे कि आपका मोबाइल फोन में व्हाट्सएप ऐप है, तो कोई मोबाइल का पासवर्ड, फिर व्हाट्सएप पे भी पासवर्ड, फिर उसके अंदर भी पासवर्ड, तो मल्टीपल लेयर्स चढ़ा रखी हैं। यस एंड नो? आप लोगों के फेस की स्माइल देख के लग रहा है कि हाँ ये चीज चल दिया। अब इंस्टेंस टाइप्स की क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए? नाउ द टी डॉट माइक्रो कीप हियर वी डोंट रिक्वायर द कीप हियर, आई नो द पासवर्ड। मुझे पासवर्ड है, अगर वहां पे 1000 सर्वर भी बन रहे हैं तो सबका पासवर्ड सेम होगा, क्योंकि मैं एक ही एएमआई यूज कर रहा हूं। सेकंड नंबर पे, डोंट इंक्लूड द नेटवर्क। अब मैं यहां पर नेटवर्क नहीं करूंगा। अगर मैं स्केलिंग यूज कर रहा हूं तो आप यहां पर अपना नेटवर्क सिलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप यहां पे नेटवर्क करते हैं तो उसे डेडिकेटेड उसी नेटवर्क पर ही जाके बनेगा। तो अगर आपने जोन ए का सिलेक्ट करा तो जोन ए के अंदर ही सर्वर बनाएगा, जोन बी में करा तो बी पे। अगर आपने यहाँ पे डोंट करा तो कहीं भी सर्वर बना सकता है, अपनी मर्जी से क्रिएट करेगा। क्लियर द पॉइंट्स? सो यहाँ पे मैं डोंट इंक्लूड कर रहा हूँ द सिक्योरिटी ग्रुप। सो यस, मैं यहाँ पर अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स रूल्स ऐड ऑन करूंगा। अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप्स, एक चीज ध्यान रखना कि व्हेन यू क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप और यहाँ पे जो भी आपका वीपीसी आप यूज कर रहे हैं, वो वीपीसी और सिक्योरिटी ग्रुप दोनों सेम पे ही होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि आपने कस्टम वीपीसी यूज करा है, जल्दबाजी में लैप कर रहे हो, कस्टम वीपीसी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप आपने डिफॉल्ट कर ले लिया, किसी और वीपीसी का सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मिररिंग होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई भी चीज बनाते हैं, तो लाइक वीपीसी वन सबनेट वन, और सिक्योरिटी ग्रुप भी बना रहे हैं तो वीपीसी वन सिक्योरिटी ग्रुप, तो आप उसको टैग करके चलिए, जिससे पता लग जाए कि ये चीज इस वाले नेटवर्क से रिलेटेड है। तो प्रॉपर नेमिंग नहीं करोगे, फंसोगे। देन स्टोरेज वॉल्यूम्स कुछ नहीं ले रहा मैं, रिसोर्सेज कुछ नहीं ले रहा, यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहा। सिर्फ मैंने ना यहाँ पर मैंने अपना सबनेट सेलेक्ट करा है, ना ही कीपेड, मैंने सिर्फ एएमआई इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करा है, देन क्रिएटर लॉन्च टेम्पलेट्स। अब नेक्स्ट तीसरा जो ऑप्शन मेरे पास आ रहा है कि मुझे जो भी सर्वर्स हैं, सो लाइक मैंने अभी यहाँ पे क्या करा है कि अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि सारे के सारे टारगेट ग्रुप के अंदर ही मेरे सर्वर्स रहें, और लोड बैलेंसर से जो भी ट्रैफिक आएगा वो मेरे इस टारगेट ग्रुप को हिट करना चाहिए। सो दिस इज माय एलबी, लोड बैलेंसर। एंड नाउ अटैच टारगेट ग्रुप विद लोड बैलेंसर। और यहां पर मैं क्या करूंगा, इस लोड बैलेंसर को इस डेडिकेटेड टारगेट ग्रुप के साथ अटैच कर दूं। अब लोड बैलेंसर पे कोई भी अब लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक कहां से आना चाहिए? द लोड बैलेंसर से जो ट्रैफिक आएगा, मैं चाहता हूं दिस ट्रैफिक कम फ्रॉम रूट 53। मेरा जो ट्रैफिक है यहाँ से वो रूट 53 यानी कि डीएनएस के थ्रू आना चाहिए, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट ना तो आईपी याद रख सकता है ना अदर चीजें। सो बेटर है कि मैं एक नाम का यूज ना करूं, HCL.com, IBM.com, Google.com, Yahoo.com, YouTube.com। तो आप क्या करते हैं, इन नेम्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हो, लेकिन वही मैं बोलूं यूट्यूब का आईपी एड्रेस बताओ, तो आप नहीं। जैसे कि आपके मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट, तो एक तरीके से रूट 53 यानी कि डीएनएस जो है ये कॉन्टेक्ट लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा आईपी किस नाम के साथ मैप हो रहा है। तो अगर आप उस नाम को डायल करेंगे तो वही नंबर डायल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, नाम लेते हैं गूगल, तो गूगल के साथ हम कोई ना कोई आईपी मैप करते हैं कि अगर कोई गूगल को सर्च करे तो इस आईपी पर रिक्वेस्ट जानी चाहिए, और वो आईपी किस मशीन का है, वो आईपी लोड बैलेंसर का है तो वो रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे जाएगी। लोड बैलेंसर से कहां पे जाएगी? तो यहाँ पर वो प्रॉपर मैपिंग आपकी चलेगी। सो लाइक दीज थ्री पैरामीटर्स मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, हमारा एएमआई हो गया, लॉन्च टेम्पलेट, देन आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह आप बना ही लोगे, वीपीसी भी आप क्रिएट कर लोगे, वो प्री रिक्विजिट्स हम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एएमआई बनानी है तो मशीन बनानी पड़ेगी, मशीन बनानी है तो उसके लिए वीपीसी बनाना ही पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करना ही पड़ेगा। नाउ क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप, एंड ये प्रीवियस टारगेट ग्रुप था जो मैंने क्रिएट करा था। नाउ करंटली इन यूज, सो ये करंटली इन यूज इसलिए कह रहा है क्योंकि ये मेरे लोड बैलेंसर के साथ अटैच्ड है। तो फर्स्ट आई एम डिलीट द लोड बैलेंसर। सो ये कल वाली ही लैब बनी हुई थी, मैंने डिलीट नहीं करी थी। सो मैं इसी में एडिट करा था, बट मैं दोबारा से ही पूरी बना के दिखा रहा हूँ आपको कि पूरा एक प्रोजेक्ट एक ही वीडियो में आ जाएगा, तो दैट्स बेटर। चलिए इसे बाद में क्रिएट कर लेंगे। अभी लोड बैलेंसर डिलीट हो गया है, टारगेट ग्रुप, क्लिक,
रजिस्टर्ड टारगेट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सो मैं चाहूँ तो इसी टारगेट ग्रुप का भी यूज कर सकता हूँ, बट नाउ मैं यहाँ पे नया ही क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। सो लाइक क्रिएट टारगेट ग्रुप एंड इंस्टेंसेस ऐड कराना चाहता हूँ, या आईपी के बेस आप कराना चाहते हैं, या लैम्डा के थ्रू कोई चल रहा है, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ टारगेट ग्रुप। और अगर आपने कोई लोड बैलेंसर बना रखा है तो आप यहाँ से लोड बैलेंसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो या तो आप टारगेट ग्रुप से लोड बैलेंस सिलेक्ट कर लो, या लोड बैलेंसर से टारगेट ग्रुप। सो मैं आई एम जस्ट क्लिक की, मैंने यहाँ पे दे दिया BAC के बैक एंड सर्वर इन टारगेट रिक्वेस्ट, यानी कि पोर्ट नंबर 80 से है, आईपी IPv4 VPC, आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट VPCs एंड नेक्स्ट एंड क्रिएट। कोई सर्वर्स मैंने अभी बनाया नहीं है, कल मैंने सर्वर्स बना रखे थे उनको ऐड करा था, बट राइट नाउ मैंने कोई सर्वर्स नहीं बनाया, सिर्फ मैंने यहाँ पे अभी टारगेट ग्रुप बनाया, मैंने कोई भी सर्वर्स अभी तक इसके अंदर ऐड ऑन नहीं करा है। अगर आपको कोई भी सर्वर्स अपने टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड ऑन करने से, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप और रजिस्टर्ड टारगेट। तो अभी मैंने कोई सर्वर नहीं क्रिएट करा, सिर्फ मैंने टारगेट ग्रुप बनाया है। और जब भी कोई भी टारगेट ग्रुप होता है, सो लोड बैलेंसर के हमारे दो पैनल्स होते हैं, एक पैनल ये है और दूसरा पैनल लोड बैलेंसर का ये है। सो जो भी हमारा जहां टारगेट ग्रुप की तरफ जो ट्रैफिक जा रहा है उसको हम बोलते हैं बैकएंड। तो जब आप अजूरे क्लाउड लेंगे तो यहाँ पे बैकएंड और फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड मतलब जहां से ट्रैफिक आएगा, और बैक एंड जहां पर लोड बैलेंसर शेयर करेगा। सो अगर बैक एंड पे भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने अगर HTTP और पोर्ट नंबर 80 लिया है, तो फ्रंट एंड पे भी आपको यही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिसमैच हुआ तो फायरवॉल ब्लॉक कर देगा। कहते हैं ना, पानी से आपके टैप के अंदर अगर पानी आना है तो टंकी से लेकर वहां तक कोई वॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में कोई वॉल बंद हुआ तो पानी वहीं रुक जाएगा। यस सर, तो एक सीक्वेंस, एक पूरा का पूरा लेआउट यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लोड बैलेंसर, सो आई एम जस्ट क्रिएट लोड बैलेंसर, अटैच लोड बैलेंसर विद टारगेट group, so I'm just click on here and EC2 instance. Now the load balancers, create load balancers and application load balancer, and like my app hyphen LB and internet facing IPv4 network mapping and A and B multi-zone infrastructure create करूँगा guys, security groups like the existing security group, port 80 forward to target group, so backend server in TG 100% ट्रैफिक है। अगर आप मल्टीपल बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल, ये कल मैं आपको बता चुका हूँ। एंड नाउ नेक्स्ट क्रिएट लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, लोड बैलेंसर को भी क्रिएट कर दिया, उसके साथ टारगेट ग्रुप को अटैच कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि टारगेट ग्रुप का जो ट्रैफिक है वो मेरे डोमेन पे आना चाहिए, यानी कि मेरी जो सर्विसेज है, कोई भी अगर सर्विस एक्सेस करता है तो वो मेरे डोमेन से आनी चाहिए। सो डोमेन का मतलब है कि मेरा जो डोमेन है, तो सबसे पहले नाउ कि जो डोमेन हमें प्रोवाइड कराते हैं वहां से हमें डोमेन अपना बाय करना पड़ेगा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन बाय द डोमेन। तो नाउ GoDaddy और सिंगर, so मेरे पास जो डोमेन है इज अवेलेबल इन लाइक ICCPSS.com। तो मेरे पास एक डोमेन है ICCPSS.com, या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ICCPINDIA.India.com। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट तो इस नाम से ओपन होनी चाहिए। सो मैंने डोमेन बाय करा एंड रजिस्टर्ड दिस डोमेन विद रूट 53, और इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रजिस्टर्ड करूंगा। सो रजिस्टर्ड करूंगा डोमेन को कहां पे, रजिस्टर्ड विद रूट 53, रूट 53। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, रजिस्टर्ड विद रूट 53। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लोड बैलेंसर को रूट 53 के थ्रू रजिस्टर्ड करूंगा, और यहाँ पे डोमेन नेम को, फिर इन दोनों को क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। जिससे क्या हो कि अगर कोई भी ये, क्योंकि डोमेन नेम तो मुझे इसने प्रोवाइड कराया है और लोड बैलेंसर क्लाउड दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये इस तरीके से आपके ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा यहाँ से यहाँ पर वाया DNS। अब आप लोग क्या है, GoDaddy यानी कि ये यहाँ पर आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
एंड आईएसपी के साथ ना यू ऑल आर कनेक्टेड, मल्टीपल यूजर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे कनेक्टेड है। कोई अपने घर पर है, कोई मोबाइल फोन पे है, कोई कॉलेज में है। चार ही लोग हैं ये भी, है तो नीचे, चार ही हैं, बट ये चारों एक ही जगह पे देख रहे हैं, बाकी तीन आप लोग हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी कैंडिडेट सर्च करता है लाइक ICCPINDIA India.com, तो ICCPIndia.com सर्च करता है तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, जहां से डोमेन लिया वहां पर हिट करेगी। अभी रिक्वेस्ट ने जब यहाँ पे हिट करी तो ये रिकॉर्ड देखेगा कि नहीं यार ये डोमेन तो है, बट इस डोमेन के राइट्स मैंने AWS रूट 53 को ट्रांसफर कर दिया। वो क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट को यहाँ पर करेगा। अब कहेगा ये वाला जो नेम है ये तो मैंने इस लोड बैलेंसर के साथ मैप करा हुआ है, ये क्या करेगा, यहाँ पे करेगा। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो कहेगा ओके रिक्वेस्ट आई है, तो क्या भेज देगा, इनको यहाँ पर जो भी सर्वर्स होंगे उन पे रिडायरेक्ट कर देगा और आपकी जो सर्विस है वो आपको एक्सेस हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ये वाला। रूट 53, मैं बाय करता है कि मैंने एक डोमेन ऑलरेडी बाय करा हुआ है। कल भी मैं स्टेप बता रहा था आप लोगों को, बट आज पूरी कंप्लीट ही कर देता हूँ। होस्ट सिंगर से मैंने डोमेन ऑलरेडी बाय करे हुए हैं, तो मल्टीपल डोमेन्स हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को देखो अपनी स्टडी करनी है ना, सो आपको पढ़ाई पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः छः डोमेन्स मैंने ले रखे हैं, इसके अलावा मेरा गोडैडी से भी मैंने डोमेन अलग से ले रखे हैं। लाइक ICCP इंडिया नाम का एक डोमेन यहाँ पर है, लाइक मैनेज डोमेन्स। देन गो टू द नेम सर्वर्स। ये जो नेम सर्वर्स है, ये नेम सर्वर्स मुझे अपडेट करने हैं। आई एम जस्ट कॉपी की, जो मेरा डोमेन नेम है कॉपी, एंड आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड रूट 53, एंड रूट 53 में जाके क्लिक ऑन होस्टेड जॉन, देन क्रिएट होस्टेड जॉन एंड पेस्ट। एंड पब्लिकली है क्योंकि मैंने पब्लिकली बाय करा हुआ है, वर्ल्ड वाइड में एक्सेस चाहता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये भी है कि मैं अगर किसी कंट्री में ब्लॉक करना चाहता हूँ तो वो सब भी मैं कर सकता हूँ। नाउ पब्लिक एंड देन क्रिएट। जब भी मैं इसको रजिस्टर करूंगा सो गिव मी द 4 नेम सर्वर्स रिकॉर्ड। नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस नेम सर्वर रिकॉर्ड्स, वन बाय वन मैं कॉपी करूंगा, जिस भी लोकेशन से डोमेन लिया है चेंज नेम सर्वर्स, और यहाँ पे मैं अपने नेम सर्वर्स को अपडेट कर दूंगा। तो ये वाली लैब भी हम लोगों ने कल एग्जीक्यूट करी थी, आपको पता होगा। अभी तक तो वही टॉपिक चल रहा है जो मैंने कल कराया था, कोई नई चीज इसमें मैंने ऐड ऑन नहीं करी, एक आध चीज अभी तक चेंज करी है। एंड सेव से यहाँ पे लिखा आएगा अप टू 24 आवर्स, बट ये 10 to 15 मिनट्स में रेडी टू यूज हो जाएगा। अब लोड बैलेंसर बना दिया मैंने, ये भी कर दिया। अब हम आगे चलते हैं अपना, कि मैंने अभी क्या करा, अपने डोमेन को रजिस्टर्ड कर दिया इसके साथ। अब मैं क्या करूंगा, जो लोड बैलेंसर बनाया, हमें पता है कि लोड बैलेंसर आपने किस लोकेशन पे क्रिएट करा हुआ है। लाइक हमने जो लोड बैलेंसर लिया है इट्स अवेलेबल इन मुंबई। ये आप किसी भी कंट्री में ले सकते हो, किसी भी रीजन, लेकिन जो रूट 53 है ये ग्लोबल सर्विस है AWS की। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं इस डेडिकेटेड पैनल पे जा रहा हूँ EC2 पे, तो यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करने के ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रूट 53 तो यहाँ पे ग्लोबल लिखा गया है। यानी कि ये सर्विस डेडिकेटेड रीजन के लिए नहीं है, सारे रीजन के लिए है। इज इट क्लियर? चाहे आपने किसी भी कंट्रीज में बनाया हो, आपने हर कंट्रीज में अपना सेटअप बना रखा है, आप एक ही डोमेन नेम से उसको मैपिंग कर सकते हैं। आपने क्या करा है, एक अपने 2 सर्वर्स यहाँ लगा दिए हैं, 2 सर्वर्स आपने US में लगा दिए हैं, 2 सिंगापुर में लगा दिए हैं। तो आपने क्या करा है कि सिंगापुर की रिक्वेस्ट सिंगापुर से रिजॉल्व हो जाए। मैं एक जगह 100 सर्वर ना लगा के मैं मल्टीपल लोकेशन पे लगा रहा हूं, जिससे लेटेंसी यानी कि डिले को भी मैं क्या कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। तो हर जगह के लिए मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स आएंगे, तो वहां पे आप टारगेट ग्रुप सारे ऐड कर दीजिए। तो नाउ अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद नाउ क्रिएट अ रिकॉर्ड्स। तो क्रिएट अ रिकॉर्ड्स करना है। नाउ कि अगर आपके पास IP है तो आप IP यहाँ पर ऐड ऑन कर दीजिए, और यहाँ पे आप जो भी नेम देना है www वो आप नेम दे सकते हैं, जिस भी नाम से एक्सेस करनी है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो www.ICCPindia.com के नाम से एक्सेस होनी चाहिए, बट अभी मेरे पास IP नहीं है, मेरे पास लोड बैलेंसर का नेम है। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एलियास एंड पॉइंट। लोड बैलेंसर, क्योंकि मेरा जो ट्रैफिक है लोड बैलेंसर, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे सर्वर को डायरेक्ट हिट करे। पहले ट्रैफिक तो हिट करेगा DNS को, तो पहले तो हैकर DNS को क्रैक करे, फिर वो हैक करेगा
लोड बैलेंसर को, तो लोड बैलेंसर को क्रैक करे, देन तब जाके मेरे सर्वर तक वो पहुंचेगा। उससे पहले गोडैडी को हिट करेगा। तो यहाँ पे क्या मल्टी लेयर्स आ रही है कि डायरेक्ट सर्वर तक तो कोई जा ही नहीं रहा है। नाउ एप्लीकेशन क्लासिक लोड बैलेंसर करा, देन रीजन, सो मुंबई भी के अंदर मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, एंड नाउ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको लोड बैलेंसर शो हो जाएगा। देन क्रिएट रिकॉर्ड्स। सो नाउ कि अभी तक हम लोगों ने जो है कस्टमर यूज कर ली, रूट 53, वीपीसी, सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर तक क्लियर है गाइस, लॉन्च टेम्पलेट्स वगैरह सब। अब नेक्स्ट आता है एसएनएस सर्विस। एसएनएस सर्विस का मतलब है कि मैं एक एसएनएस सर्विस अटैच करना चाहता हूं यहां पर, और ऑटो स्केलिंग। एसएनएस सर्विस और ऑटो स्केलिंग। सो एसएनएस सर्विस में चाहता हूं कि अगर मेरा कुछ भी फेलियर हो रहा है, कोई सर्वर क्रैश हो रहा है, कोई सर्वर नया क्रिएट हो रहा है, तो मुझे उसके अलर्ट्स मेरी मेल आईडी पर मिले। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएनएस सर्विसेज अवेलेबल। हमारे पास दो टाइप्स की एसएनएस सर्विस है। एक होती है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसकी एक सर्विस है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो पहला मैसेज जनरेट होगा, जब तक वो नहीं आएगा, जब तक दूसरा भी आपको रिसीव नहीं होगा। एंड दूसरा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है कि कोई भी पहले आ सकता है। सो आई एम जस्ट क्रिएट कि जब भी आप एसएनएस सर्विस बनाएंगे, जो आप एसएनएस सर्विस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं टॉपिक। तो पहले आपको टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा और देन टॉपिक्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोनों में क्या फर्क है कि टॉपिक का मतलब है कि आपने ऐसे सर्विस बनाई और आपको अलर्ट सब कहां पर मिले। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेल आईडी पे चाहते हैं, मोबाइल पे चाहते हैं, या आपकी कंपनी ने कोई पोर्टल बना रखा है वहां पर आप चाहते हैं लॉग्स को, तो उस तरीके से आपको आएगा। सो मैं यहाँ पर मेल आईडी पे लूंगा। सो हाउ टू क्रिएट एसएनएस सर्विस? सो अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन एयर एंड टाइप एसएनएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ऑलरेडी मेरी यहाँ पर बनी हुई है, सो एग्जिस्टिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक एसएनएस सर्विस ऑलरेडी बनी हुई है, सो या तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सो मुझे अगर इसको यूज करना है, सो आई एम जस्ट, या फिर मैं क्रिएट कर लेता हूँ न्यू। सो टॉपिक पे गया एंड क्रिएट, एंड या फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको डिलीट ही कर देता हूँ। Now topics create and FIFO या standard, so I'm just click on standard. Give the name like a my scaling alerts. और मैं चाहता हूं मेरे पास जो मेल आए वो भी इसी नाम से ही आए। Is it clear? Then access policies everyone and create. सब्सक्रिप्शन लेना है तो क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शंस। तो ये ऑलरेडी मेरे पास है, या तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड क्रिएट अ न्यू सब्सक्रिप्शन। सिलेक्ट द एसएनएस सर्विस, माई स्केलिंग अलर्ट्स प्रोटोकॉल। से यहाँ पे आ रहा है कि आपको लैम्डा के थ्रू या एसक्यूएस, ईमेल या एसएमएस के लिए आपको टोल फ्री नंबर है या वो, तो मैं यहाँ पे ईमेल्स पे ले रहा हूँ एंड गिव द ईमेल आईडी कि rakesh.gautam@gmail.com, इस वाली आईडी पर मेरे अलर्ट्स मेरे को मिले। एंड देन नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। तो गाइस अभी ये आपको क्या है, पेंडिंग शो करेगा। नाउ यू कैन जस्ट ओपन द ईमेल आईडी। तो आप देखेंगे वहां पर आपको अलर्ट आ चुका होगा, आप इनबॉक्स में भी देख सकते हैं, या आप लोग स्पैम में भी चेक कर सकते हैं अपने अलर्ट्स को कि आपके जो अलर्ट्स हैं वो किस डेडिकेटेड लोकेशन पर आपको मिल रहे हैं। तो नाउ यहाँ पे हम अपना एग्जीक्यूट करते हैं। सो आई एम जस्ट ओपन इन जीमेल आईडी। AWS नोटिफिकेशन सब्सक्राइब पे गया एंड यहाँ पे आ रहा है ये आपका माई स्केलिंग अलर्ट्स के नाम से कंफर्म। तो जैसे मैंने इसको कंफर्म करा, अब आप यहाँ पे AWS पे जाके देखेंगे, तो ये भी आपका कंफर्म पेंडिंग से कंफर्म में आ गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट, कि अब मुझे यहाँ पर स्केलिंग लगानी है। यानी कि अब मैं इस टारगेट ग्रुप पे स्केलिंग लगाना चाहता हूँ कि लाइक स्केलिंग पॉलिसी का मतलब है ये चीज है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर हो, डिजायर कैपेसिटी कितनी रखनी है, वो सारी चीजें मैं एग्जीक्यूट है कि अगर कोई भी फेलियर हो तो वहां पे सर्वर्स बनना चाहिए। तो सर्वर्स बनेगा तो कौन सी चीज कहाँ से बनेगी, वो सारी चीजें, सर्वर का क्या नाम लिख के आना चाहिए, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर सेट करेंगे।
सो नाउ आई एम जस्ट कम टू क्लाउड पोर्टल्स एंड ये हमारी EC2 की लास्ट सर्विस है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। गिव द नेम इज माई स्केलिंग एंड अब आता है लॉन्च टेम्पलेट्स की। स्केलिंग के अंदर कौन से सर्वर्स होने चाहिए? सो मैं कहता हूँ भाई स्केलिंग के अंदर स्केलिंग वीएम टेम्पलेट्स जो मैंने बनाया था। सो ये स्केलिंग वीएम टेम्पलेट्स, आपको पता है कि वर्चुअल टेम्पलेट्स मैंने जब स्टार्टिंग में क्रिएट करा था तो वहां पे जो सेटिंग्स दिए वही सर्वर से ये बना के देगा। सब टेम्पलेट्स के अंदर मैंने क्या दिया था, AMI सिलेक्ट करी हुई थी, सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करा हुआ था। ठीक है, सो जो भी सेटिंग टेम्पलेट्स में दिए वो सारे के सारे टेम्पलेट्स आएंगे। नेक्स्ट, किस नेटवर्क पे? तो VPC डिफॉल्ट और मल्टी जोन। तो मैं यहाँ पे A और B, क्लियर। तो जब लोड बैलेंसर बनाया था तो वहां पर भी मैंने जोन A और B ही सिलेक्ट करा था। तो यहाँ पर भी A और B सिलेक्ट कर रहा हूं। देन नेक्स्ट कहता है ट्रैफिक कहां से आना चाहिए? तो मैं चाहता हूँ लोड बैलेंसर के थ्रू। तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं या विदाउट लोड बैलेंसर, तो अटैच टू द एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर और सिलेक्ट बैकएंड सर्वर -TG वाला जो मैंने बनाया था वो लोड बैलेंसर यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। देन हेल्थ चेक, यानी कि लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप एक दूसरे को अपनी हेल्थ चेक करते रहे, एक दूसरे को पिंग पोंग करते रहे। तो मैं चाहता हूँ हर 100 सेकंड्स में वो एक दूसरे के साथ अपनी कनेक्टिविटी चेक करते रहे, जिसको हम हार्ट बीट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब आ रहा है डिजायर कैपेसिटी, मिनिमम कितने सर्वर्स ऑलवेज एक्टिव रहने चाहिए। सो नाउ मैं चाहता हूँ कि ऑलवेज 2 सर्वर्स तो हमारे पास हमेशा रहने चाहिए एंड डिजायर और मिनिमम कैपेसिटी ऑलवेज सेम ही होती है। तो डिजायर का मतलब है मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने में? मैं चाहता हूं कि अगर लोड बढ़ता है तो 20 सर्वर बन जाए। तो आपको यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर लोड इंक्रीज हो रहा है तो कहीं वो कोई साइबर अटैक तो नहीं आया। सो मॉनिटरिंग टीम भी बैठी होगी, वो भी उसको मॉनिटर करनी होगी कि जेन्युइन लोड आ रहा है या किस वजह से है, किस वजह से लोड है। क्योंकि अननेसेसरी सर्वर्स बनेंगे और लोड भी नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई लूप हुआ है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम है जो हमारे सर्वर्स क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि सर्वर्स क्रिएट होने का मतलब है कॉस्ट। तो हमने एक मैक्सिमम लिमिट भी सेट करी हुई है कि भाई मॉनिटरिंग टीम बैठी हुई है, अगर लोड आएगा तो मॉनिटरिंग टीम को पता लगेगा तो इन सारी चीज को एक्टिव करके रखेगी कि अगर और ज्यादा बढ़ता है तो इसको एडिट कर देगी। सो 20 एंड नाउ टारगेट स्केलिंग कि कब ये चीज कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग द व्हेन द CPU यूटिलाइजेशन ऑफ, मैं कर देता हूँ 80%। अगर मेरा सर्वर 80% होता है तो विद इन 100 सेकेंड मुझे सर्वर्स की नीड पड़ेगी कि अगर लोड इंक्रीज होता है तो 100 सेकंड्स के अंदर मेरे पास नया सर्वर आ जाना चाहिए, या सर्वर कोई क्रैश होता है तो विद इन 100 सेकंड्स के अंदर वो सर्वर अपने आप वहां पर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, मुझे मैनुअल बनाने की जरूरत ना पड़े। सो एक सब वन काइंड ऑफ ऑटोमेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके अलावा मुझे क्या दे दे, वो अलर्ट्स भी प्रोवाइड करा दे, एड नोटिफिकेशंस। तो अगर कोई भी सर्वर लॉन्च हो रहा है, कोई भी फेलियर है, उसके अलर्ट्स मुझे किसके थ्रू मिल जाए? मेरे SNS टॉपिक के थ्रू, मेरी मेल आईडी पर भी मिल जाएगी। तो सर्वर फेल्ड हुआ तो मेरे पास अलर्ट्स आएंगे, मॉनिटरिंग टीम के पास वो तुरंत भेजेगी किस रीजन से सर्वर फेल हुआ है। या अगर सर्वर इंक्रीज हो रहा है तो भी मॉनिटरिंग करेगी क्या जेन्युइन लोड आया या कोई लूपिंग तो नहीं है। तो IT टीम का काम ही क्या है? यही सिर्फ मॉनिटर करने का काम है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है कि लॉन्च का, टर्मिनेट का, वॉल्यूम्स वगैरह का, कुछ भी चीज हो रहा है। देन नेक्स्ट, अब चाहते हैं कि कोई भी सर्वर अगर नया बनता है तो उसका नेम क्या होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ SCALLING स्केलिंग -VM। अगर कोई भी सर्वर ऑटोमेटिकली बन के आता है तो उसका नाम स्केलिंग VM लिखा आना चाहिए। तो टैग न्यू इंस्टेंस। देन नेक्स्ट, सबका नेम ही सेम होगा, क्रिएट ऑटो स्केलिंग। सो डिजायर कैपेसिटी दी थी तो हमारे पास अब ऑलवेज क्या होगा कि जब लोड बैलेंसर चेक करेगी तो उसका काम है कि यहाँ पर 2 सर्वर्स ऑलवेज एक्टिव करके रखना। सब इस पूरे प्रोसेस में क्या चीज रह गया बनाना? सर्वर। हमें यहाँ पर मैनुअल सर्वर्स बनाने ही नहीं है, ऑटो स्केलिंग खुद से सर्वर क्रिएट करेगी। ये चीज जब आप डिलीट करेंगे तो जब तक ऑटो स्केलिंग ग्रुप को नहीं डिलीट करोगे जब तक ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। आपने वहां से सर्वर डिलीट करा, वो डिजायर कैपेसिटी को चेक करेगा, दोबारा से नए सर्वर बना देगा। तो जब भी आप इस लैब को करेंगे तो आपको मैनुअल सर्वर्स यहाँ पर नहीं बनाने, यहाँ सर्वर्स ऑटोमेटिकली बनेंगे ना। आप देखना चाहते हैं तो आप जाके EC2 इंस्टेंस में देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट भी उस नाम से आप एक्सेस कर सकते हैं, www.iccpindia.com।
.com के नाम से। सो टेस्टिंग करते हैं। सो आई एम जस्ट गो टू EC2 एंड तो यहाँ पर देखिए स्केलिंग VM के नाम से 2 सर्वर्स हमारे पास आ गए। और वेबसाइट भी चेक कर लो, www.iccpindia.com ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। कंट्री को ना तो कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ रहा है, ना कोई मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ रही है। उनको वेबसाइट चलानी है, 2 सर्वर्स पे चल रही है। एक क्लाउड इंजीनियर हायर कर लिया उन्होंने, वो मैनेज कर रहा है। ज्यादा बड़ी है तो स्टोरेज के लिए अलग, क्लाउड के लिए अलग, VPC के लिए अलग अलग बंदा वो हायर करेगी। तो चेक करते हैं नाउ, www.iccpindia.com। तो आगे अगर S लिख रहा हो तो वो हटा देना, तो हेलो इंडिया। अगर मैंने यहाँ पे कस्टमर में कोई वेबसाइट डाली होती तो वही आती। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें आ रही है ना, तो आप रिफ्रेश करते रहो, आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए टेस्टिंग करते हैं स्केलिंग की। सडनली क्या होता है कि हमारे पास जब हम माइग्रेशन होता है ना, कि कोई बिग बिलियन डे चल रहा है, रात को 12 बजे ये रेट चेंज हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और ऑटो स्केलिंग में लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस कर देते हैं। अब जैसे रिप्लेस करेंगे तो जब नया सर्वर बनेगा तो नई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से बनेगा, तो नई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में नई वेबसाइट होगी मेरी। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या आ रहा है? यहाँ पे पॉइंट्स ये आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा कोई भी सर्वर क्रैश होता है तो मेरी वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पे एक एक करके सर्वर डाउन करूंगा तो मेरी वेबसाइट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक सर्वर डाउन होगा लोड बैलेंसर दूसरे पे करेगा और 100 सेकंड में नया सर्वर। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं दोनों सर्वर एक साथ क्रैश कर देता हूँ, विदाउट ऑटो स्केलिंग वाले में करेंगे आप तो वहां पे लिखा आएगा कैन नॉट बी रीच वेबसाइट। लेकिन अगर यहां पर मैंने दोनों वेबसाइट्स को कर दिया तो वहां पे अब आप रिफ्रेश करेंगे तो वहां पे आएगा टेम्परेरी डाउन। टेम्परेरी डाउन का मतलब है कि मैंने तो सर्वर क्रैश कर दिया, आपने कहा लैब हो गई, इसको हम सर्वर्स को डिलीट कर दे, बट मैंने कंडीशन डाली हुई है कि ये जो सर्वर्स है ये आपने नहीं बनाए, स्केलिंग के थ्रू बनाए। तो स्केलिंग करेगी कि भाई मुझे बोला गया कि ऑलवेज 2 एक्टिव रखने हैं। वो क्या करेगी, 1 बाय 1 यहाँ पे 2 सर्वर्स अपने आप क्रिएट कर देगी और दोबारा से आपकी सर्विस वहां पर एक्टिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सर्वर डाउन हुआ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, 503 सर्विस टेम्परेरी अनअवेलेबल। अभी कितने टाइम तक अनअवेलेबल है? जब तक मेरे सर्वर्स वहां पे दोबारा से। बट रियल टाइम में हम कभी भी एक साथ सर्वर को माइग्रेट नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक एक सर्वर्स को डिलीट करते हैं, क्योंकि जब एक सर्वर डिलीट करा तो दूसरे पे लोड चला गया। जब तक दूसरा सर्वर बन के आएगा फिर से लोड बैलेंसर इक्वल कर देगा, फिर दूसरे को डिलीट करेंगे। तो ऐसे कर करके हम क्या करते हैं, जितने भी 200-400 सर्वर्स हैं उन सबको माइग्रेट कर देते हैं। अब दोबारा से बिग बिलियन 2 घंटे के लिए है, 2 घंटे के बाद फिर से हम यही प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए क्या होता है, जब भी बिग बिलियन डे स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो होता है, बट आप देखते हैं 5-10 मिनट के बाद वो फिर प्रॉपर तरीके से चीजें चलने लग जाती है, क्योंकि सारी सर्विसेज को प्रॉपर एक्टिव होने में 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। तो हमें भी माइग्रेट करने में उसी हिसाब से टाइम लगता है कि नहीं यार ये सर्वर्स बंद होने चाहिए, दूसरे सर्वर्स बनेंगे। तो यहाँ पर अगर जाके देखें तो EC2 जैसे ही टर्मिनेट हुए, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए एक और सर्वर यहाँ पे अपने आप आ गया ना। रिफ्रेश करते तो वेबसाइट भी अब आपकी एक्टिव हो जाएगी। अभी जैसे अभी आई थिंक सो इनिशियलाइज स्टेट में पड़ा होगा, वो इनिशियलाइजिंग स्टेट में है अभी। सो वेट अ मिनट। जैसे वहां पे सर्वर एक्टिव होगा यहाँ पर आपकी वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी और आपकी सर्विसेज चलना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो हेलो इंडिया ये देखो ओपन हो गए। तो कितना अप्रोक्सीमेटली एक 1.25 मिनट के आसपास ही हमारी मशीन क्या रही है, डाउन रही है। मैंने 2 बोला है, थोड़ी देर में क्या करेगा वो, एक और सर्वर यहाँ पे लॉन्च कर देगा। अगर लोड बढ़ता है, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, तो मैंने 20 बैकअप में डाल रखे हैं। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्वर्स अपने आप बनते जाएंगे, और जैसे जैसे डाउन होता जाएगा तो टारगेट ग्रुप का, एक सर्वर का नहीं, टारगेट ग्रुप का 80% काउंट करेगा। यानी कि अगर 100 सर्वर्स आए तो सबका 80% जब तक यूज नहीं हो जाएगा जब तक नहीं करेगा वो। तो मैंने जो टास्क दिया है वो इस ग्रुप का दिया है। अगर मैं कहता हूँ भाई वो 20% ही है तो उस पर 30-60% लोड और भेजो ना। आप क्यों नया सर्वर कह रहे हैं? जब आपके पास रिसोर्स हैं, जब वो फुलफिल हो जाएंगे तभी तो हम नई चीजें लेंगे ना। तो जब तक हमारे पास है तो हम उनसे काम कराएंगे। नाउ इस प्रोसेस को रोकने के लिए गाइस आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप को ही डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रोसेस रुकेगा ना। जैसे आप ऑटो स्केलिंग को डिलीट करेंगे
तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर वो सारी चीजों को अपने आप डिलीट करना। सो डिलीट, उसके बाद आपने जो जो चीजें बनाई हैं, लोड बैलेंसर बनाया है, सो लोड बैलेंसर को भी डिलीट करना, वरना अननेसेसरीज आपके चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अभी तक हम लोग जो चल रहे थे, तो ये हम लेके चल रहे थे अपना इंफ्रा। अब सर्वर्स के साथ नेक्स्ट जो आगे स्टार्ट होगा, स्टोरेजेस आएंगे, कि सर्वर के साथ स्टोरेज कैसे कनेक्ट होगा और हमारा डेटा स्टोरेज के अंदर सर्वर से कैसे जाएगा। सो वन बाय वन अब आगे की जो चीजें स्टार्ट होंगी वो सारी चीजें हो चलेंगी। सो ये डिलीट कर दिया। नाउ EMI हमारे पास बनी हुई है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन EMI। सो डी रजिस्टर्ड फॉर दिस EMI, क्योंकि अननेसेसरी में पैसे बनाने से कोई फायदा नहीं है। सो आप अपनी लैब करते हो, सो जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आप चीजों को एग्जीक्यूट भी करते हो चले। वॉल्यूम्स मेरे पास कुछ नहीं है। स्नैपशॉट्स मेरे पास दो दो बने हुए हैं, मैं इनको भी डिलीट करूंगा क्योंकि अननेसेसरी ये हमारा पैसा यूज करेंगे। देन लॉन्च टेम्पलेट्स मैंने क्रिएट करे हुए हैं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च टेम्पलेट्स, एक्शंस एंड डिलीट। रूट 53 अगर आपको डिलीट करना है, तो रूट 53 के अंदर सबसे पहले जो रिकॉर्ड आपने स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी और नेम सर्वर रिकॉर्ड्स, ये दो रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, ना ये डिलीट होंगे। आपने जो रिकॉर्ड बनाया आपको वो रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा पहले, एंड उसी के बाद ही आप अपना होस्टेड जॉन डिलीट कर पाएंगे। अदरवाइज होस्टेड जॉन आपको डिलीट नहीं करेगा, वो कहेगा फर्स्ट यू डिलीट द रिकॉर्ड्स। सो डिलीट, सो यहाँ पे आके आप अपना, सो मैंने रूट 53 भी अपना पूरा डिलीट कर दिया है। EC2 की भी सर्विसेज कर दी है। नाउ सेम है, SNS सर्विसेज भी आपको डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हैं तो अननेसेसरी वो चीजें रखने का कोई फायदा नहीं है। आपका बिल बने तो क्लिक ऑन टॉपिक्स एंड माई स्केलिंग्स एंड डिलीट, एंड सब्सक्रिप्शन वी आल्सो डिलीट द सब्सक्रिप्शंस। बट मैंने अलर्ट्स लगाए थे, इफ यू रिमेंबर, तो देखिए यहाँ पे स्केलिंग्स के अलर्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आपके पास आ रहा है इंस्टेंस आईडी, लॉन्च इंस्टेंस, अकाउंट नंबर ये, ठीक है ना, एक्टिव ये। सो यहाँ पे ये क्या है, आपके पास ये रिक्वेस्ट आईडी मेरे पास आ रही है, ऑटो स्केलिंग्स का पूरा आ रहा है, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि EC2 लॉन्च इंस्टेंस। सो ये यहाँ पर एक आईडी आ रही है LEF7, और सॉरी FDB, इंस्टेंस आईडी क्या है 4FDB। सो नाउ चेक करते हैं हम, तो 4FDB नाम का एक इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पर हो गया होगा। क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, ये रहा। तो सारे के सारे अलर्ट्स भी मेरे को यहाँ पर पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो स्केलिंग डिलीट होगी तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप डिलीट हो जाएंगी। सो EC2 की सर्विस डिलीट कर दी है। VPC अगर कस्टम बनाया वो डिलीट कर देना। सो थैंक यू गाइस, इनफ फॉर टुडे, काफी है एवरीवन।